यस सर, वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। पीजीबीपी के क्वेश्चन एंड डिस्कशन पे हम लोग 23 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया और आज हम लोग 24 के आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो फास्ट ट्रैक बैच है आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रही होगी। एक एक सेक्शन को हम लोगों ने बहुत डिलिबरेटली एनालाइज किया है। हर सेक्शन को हम लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं और शायद इतने क्वेश्चन आप इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे। क्वेश्चनएयर के अंदर में जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपको मैंने बता चुका हूँ इसके पहले भी कि ये सारे क्वेश्चन को बहुत अलग अलग जगह से कंपाइल करके रखा हुआ है। बच्चे पूछते हैं क्या सब कुछ कवर है क्या? टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आप समझ के देखिए, अगर अपन सब कुछ कवर कर लेंगे तो आपको भी पता है इसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर कंसेप्ट का हर अमेंडमेंट का इफेक्ट इसके अंदर में दिया हुआ है ताकि आप हर एंगल को बहुत अच्छे से समझ सकें और इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर हूं मैं, आइए जरा देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ ट्रीटमेंट एज टू देयर टैक्सेबिलिटी और अलाउेबिलिटी। जब ये सवाल आ जाता है ना, एज टू देयर टैक्सेबिलिटी और अलाउेबिलिटी, इसका मतलब है कि आपको बताना है क्या ये अलाउड है या डिसअलाउड है, इस तरीके का कोई पार्ट आपको बताना है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एस लिमिटेड रिसीव्ड अ सम ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम के for agreeing not to carry on any business related to computer software in India for the next 3 years. Not to carry on any business के लिए अगर आपको पैसा मिला है, is it PGBP? Answer is yes. Yes or no? Answer is yes. Amount in connection with business, any sum received in an agreement for not carrying on the business भी सेक्शन 28 के तहत टैक्सेबल था। जब हमने 28 पढ़ा था तो इसके अंदर में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था, याद होगा तो मेरा और विशाल सर का DTIDT वाला एग्जाम्पल था। विल इट बी टैक्सेबल? यस, चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 28, as per section 28, any sum received under an agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession shall be chargeable under the head PGBP. Accordingly, 10 lakh rupees for agreeing not to carry on business and related to computer software in India for the next 3 years is chargeable to tax under the head PGBP. पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 हमसे कह रहा है, a company had inventory of closing stock, the cost of manufacturing was 50, excise duty is 6. Since the excise duty was eligible for deduction only on actual payment, the company valued the stock on 50 lakh only. The company paid duty amounting to rupees 4 lakh on such stock on clearance up to the date of filing the return of income. किस बारे में है सेक्शन 43B? 43B के अंदर में हम उतनी ही चीज का डिडक्शन लेते हैं स्पेसिफिकली टैक्सेस और ड्यूटीज का जितना हमने एक्चुअली पे किया है। अब यहाँ पे 6 लाख रुपीज की ड्यूटी है, वेराज आपने रिटर्न भरने से पहले ओनली 4 लाख रुपीज पे किए हैं। कितना मिलेगा? 4 लाख रुपीज। क्या सेक्शन रेफरेंस देना पड़ेगा? 43B देना पड़ेगा। 43B कहता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने रिटर्न भरने से पहले पे कर दिए, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। सो वही पॉइंट यहाँ पे लिखना है। एक्साइज ड्यूटी लाइबिलिटी arise at the time manufacture or goods and therefore the same has to be included in the value of stock as per 145A. Therefore closing stock has to be valued at 56 lakh rupees. As per 43B, deduction can be claimed of only 4 lakh rupees being paid on or before the due date. Hence 50 lakh sales commission is allowed as deduction. Third, P Limited paid 50 lakh rupees as sale commission without deducting the tax to Mr. a non-resident who acted as his agent for booking the orders from various customers who are outside India. Now the point is कि सर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, थर्ड वाला पार्ट ये मिसिंग हो चुका है, बट मैं आपको इसको बता देता हूँ। एजेंट को जब आप पेमेंट करते हैं, इस पर अगर आपने टीडीएस नहीं भी डिडक्ट किया तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी 43 में पढ़ते हैं, जब टीडीएस पढ़ते हैं तब भी ये बात पता चलती है कि एजेंट को पे करते वक्त हमें टीडीएस की जरूरत नहीं होती है। हेंस होल्ड 50 लाख सेल्स कमीशन वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। यहाँ पे ये छपा नहीं है, आप इसको ये 3 कर लीजिए, इट विल बी अलाउड। और यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, नो टीडीएस ऑन पेमेंट टू एजेंट। एजेंट को पे करते वक्त टीडीएस की जरूरत नहीं पड़ती। ये पॉइंट यहां पे थोड़ा सा मिस हो चुका है, आप प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। डन है तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, कैन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बी कवर्ड अंडर 43B फॉर डिसअलाउंस? बैंक गारंटी गिवन बाय कंपनी टुवर्ड्स डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बट नॉट पेड बिफोर फाइलिंग। सबसे पहली बात, बैंक गारंटी की अगर मैं बात करूं तो क्या बैंक गारंटी को हमने स्पेसिफिकली कवर किया है? तो एज सच देखा जाए
it is not covered under 43B. For claiming the deduction of any expenses listed in 43B, the requirement stipulated in that section is actual payment and not deemed payment. Furnishing a bank guarantee cannot be equated with actual payment. Actual payment requires that money must flow from the assessee to the public exchequer as required under the specific section. Therefore, deduction of an expenses covered under 43B cannot be claimed by merely furnishing a बैंक गारंटी. सिर्फ आप बैंक गारंटी दे देते हो तो ये डीमिंग पेमेंट है, एक्चुअल पेमेंट नहीं है. इंटरेस्ट कवर हो सकता है. देयरफॉर इंटरेस्ट पेबल टू सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट व्हिच इज नॉट पेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न would not attract disallowance under 43B because interest payable is not a part of sales tax and therefore the provision of 43B are not attracted in respect of such interest. हाँ, interest on borrowed capital होता तो 43B attract होता, लेकिन sales tax के ऊपर का interest कवर नहीं है. वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज कवर नहीं होता है 43B के अंदर में. डन सर. आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 25 एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसके अंदर में आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है. यानी आप देख रहे हो यहां पे सिर्फ पीजीबीपी वाले क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन रखे ताकि तुमको मल्टीपल हेड से क्या मिले, प्रोविजन देखने को मिले. मूनलाइट लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम देखो तुरंत नीचे जाओ, नीचे जाकर के देखो करना क्या है. कंप्यूट करना है टोटल इनकम और रीजन बताना है ईच एंड एवरी आइटम का. मैट इग्नोर करने बोल रहा है. वैसे भी आपको इंटर लेवल पे मैट तो है नहीं, तो मैट को वैसे भी इग्नोर करके चल लेना. यस, अच्छा जी. एक एक ट्रांजैक्शन जैसे आपको टोटल इनकम बोला और डिटेल्स आपको दिख गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तुरंत आपने क्या करना चाहिए. मून इंडिया लिमिटेड असेसमेंट ईयर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1 पीजीबीपी. जब टोटल इनकम बोलते हैं तो एक बात मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 हेड होंगे और डिडक्शन का एक वर्किंग नोट बनेगा. एटलीस्ट 2 हेड के एक वर्किंग नोट बनेंगे, डिडक्शन का एक वर्किंग नोट बनेगा और फिर फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक वर्किंग नोट बनेगा. ये 4 वर्किंग नोट बनेंगे ही, ये मान के चल देना. ठीक है. सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 पर्टिकुलर्स रुपीज पीजीबीपी का फॉर्मेट रेडी हो गया. पीजीबीपी स्टार्ट कहां से होगा, नेट प्रॉफिट से पीजीबीपी स्टार्ट होगा. नेट प्रॉफिट चालू कर देना बेटा. यस, चलो धंधे पे लगते हैं. नेट प्रॉफिट इज 50 लाख रुपीज. तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, पीजीबीपी का 50 लाख रुपीज आपका रेडी हो जाएगा. अच्छा जी, एक एक आइटम को एनालाइज करते हैं. कंपनी टुक अ लोन ऑफ 12 लाख रुपीज in the financial year 15-16 for the purpose of relocation of its office premises. The lender waived 8 lakhs in the financial year and it is credited to P&L. एक मिनट, अगर किसी लेंडर ने, क्रेडिटर ने अमाउंट वेव ऑफ करी है तो ये हमारे लिए इनकम है कि नहीं है, इनकम है. सेक्शन 41(1) रेमिशन और सेसेशन आपके लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा. और ये इनकम है, क्रेडिटेड टू पीएनएल है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये बाय डिफॉल्ट में पीजीबीपी में जाना चाहिए था. सेक्शन रेफरेंस क्या होगा, 41(1). अगर कोई अमाउंट छोड़ देता है, हमसे रिकवर करना छोड़ देता है, तो हमारा तो ये प्रॉफिट हो गया, हमारा तो ये प्रॉफिट हो गया. ये प्रॉफिट ऑलरेडी पीजीबीपी में टैक्सेबल है 41(1) के हिसाब से, कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो चेक करिएगा, नीचे आइए. Waiver of loan is an income under 224 since the same has been credited to P&L. No treatment is required. यहाँ पे एक और रेफरेंस डालिए 41(1). एक और रेफरेंस डालिए, वो इनकम 224 के हिसाब से, 41(1) के हिसाब से पीजीबीपी में टैक्सेबल है. वापस ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं. ये डन. डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L is 16 लाख रुपीज. एज पर इनकम टैक्स इज 28 lakh rupees, which includes depreciation on computer adopted accessories like printer, scanner, EPBACs. वेट अ मिनट. सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन जो पीएनएल को चार्ज किया है ये आप एड बैक कर दो. सबसे पहले तो ये 16 लाख रुपीज हो गए एड बैक. अब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 28 लाख रुपीज है. आप इसको क्या करोगे, क्या करोगे बोलो. 28 लाख रुपीज को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 28 लाख रुपीज को. अब उन्होंने एक बहुत बारीक पॉइंट चेक किया है आपका. उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है प्रिंटर और स्कैनर पे, उस पे भी कंप्यूटर का रेट लगाया है और ईपीबैक्स मशीन के ऊपर भी कंप्यूटर का रेट लगाया है. कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है, लेकिन ईपीबैक्स मशीन का 15% है. यहां ये गलती हुई है, यहां ये गलती हुई है. प्रिंटर और स्कैनर का सही है, लेकिन जो ईपीबैक्स मशीन है इसके ऊपर 15% का ही डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए. इसीलिए एक वर्किंग नोट बनाओगे आप, वर्किंग नोट नंबर 2 डेप्रिसिएशन.
डेप्रीसिएशन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स लिखोगे 28 लाख रुपीस। इसमें से ईपेबैक्स मशीन जो रॉन्गली डेप्रीशिएट हुई है, ईपेबैक्स मशीन 15% पे डेप्रीशिएट होनी चाहिए, ना कि 40% पे। तो आप 3,60,000 जो उसकी वैल्यू है उसका 40% क्या करोगे, लेस करोगे और एडबैक करोगे 15% उसका, और आपका करेक्ट इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन बनेगा 27,10,000 रुपीज। चेक करिएगा ये एडजस्टमेंट बड़ी जबरदस्त एडजस्टमेंट है। एक वर्किंग नोट बनाओगे आप, देखिए उन्होंने जो डेप्रीसिएशन निकाला है ये कैसे, किस तरीके से निकाल दिया, कंप्यूटर एक्सेसरीज के ऊपर 40% निकाला, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ईपीबैक्स मशीन है इसके ऊपर 15% है। आप जाकर के देख लीजिए, फेडरल बैंक का केस है, वहां पे ईपीबैक्स मशीन है, ईपीबैक्स मशीन के ऊपर 15% का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है। अब आपने ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया ये ज्यादा किया या कम किया, ज्यादा चार्ज कर दिया, होना क्या चाहिए था, कम। तो जो टोटल डेप्रीसिएशन है उसमें हम एक्चुअल डेप्रीसिएशन जो है वो ऐड कर देंगे, और जो डेप्रीसिएशन हमने लिया है एक्सेस वाला वो लेस कर देंगे। आपका एक्चुअल डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स आएगा 27,10,000 रुपीज। इसके ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, चेक कीजिए। ईपीबैक्स इज नॉट कंप्यूटर एंड हेंस नॉट एंटाइटल्ड टू हायर डेप्रीसिएशन एज पर द फेडरल बैंक केस। देयरफॉर 16 लाख हमने यहाँ पे एड बैक किया, 27,10,000 हम यहाँ पे लेस करेंगे। हम लेस के आइटम लिखेंगे, उसके अंदर में पहला पॉइंट डालेंगे डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, पीजीबीपी में ये फॉर्मेट का कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। It incurred 2,50,000 and expenditure on public issue of share. Public issue could not be materialized on account of non-clearance by SEBI. This amount is charged to profit and loss account. बताइए, पब्लिक इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या करना चाहिए। ये पब्लिक इशू रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं इसको डिसअलाउंस मिलता है, आप लोगे इसे एड बैक कर दोगे, आप लोगे इसे क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। नेक्स्ट it incurred the expenditure 2 lakhs towards issue of debenture. This amount has been capitalized in the books. इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे ध्यान से सुनिएगा, ये खर्चे जो है ये आपको अलाउ किए जाते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड खर्चे। इसी के लिए आप देखोगे कोई एडिशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई एडिशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 2 lakh rupees towards issue of debenture, this amount has been capitalized। अब बताइए, इसको आपने कैपिटलाइज कर दिया, हम यहाँ पे एडिशन तो नहीं करेंगे लेकिन यहाँ से लेस जरूर कर देंगे। क्यों, रीजन है 9th पॉइंट के ऊपर, आइए जरा देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज लेड आउट expended wholly and exclusively for the purpose of assessee's business. It is therefore allowed as deduction. इसे कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था। Hence, अगर हम इसे P&L को डेबिट कर देते तो हमारा प्रॉफिट कम होता, हमने प्रॉफिट कम कर दिया बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट कम कर दिया बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। The company paid 1 lakh as compounding fees for violation in the pollution control regulation. वायलेशन आपने किया है, सेक्शन 37(1) कहता है किसी भी ब्रीच ऑफ लॉ का बेनिफिट अलाउड नहीं है, क्या होगा, 1 लाख रुपए एडबैक होगा। रीजन पढ़िएगा, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस इज इनएविटेबल अ पेनल्टी एंड नियरली फैक्ट दैट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कंपाउंडिंग फीस cannot in any way alter the character of payment which is in the nature of penalty, hence the same is not allowed as revenue expenditure। कौन से सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 37(1), breach of law is not allowed as deduction, breach of law is not allowed as deduction। मालिक आगे बढ़ते हैं। the company lost cash 25 lakh rupees when it was withdrawn from the bank and taken to administrative office. It is not insured and hence fully charged to revenue expenditure। कंपनी ने कुछ पैसा विड्रॉ किया और ये ट्रांजिट के बीच में लॉस हो गया। ऐसे लॉस बिजनेस के अंदर में हो जाते हैं, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि पैसा विड्रॉ किया था, पैसे कहीं गिर गए, हमने स्टॉक लाया था, स्टॉक कई बार क्या होता है चूहे कतर देते हैं या खराब हो जाते हैं, ये बिजनेस लॉस माना जाता है। इसके लिए कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं होती। इट्स अ गुड एडजस्टमेंट, नो एडिशन वुड बी रिक्वायर्ड। नोट 4 पढ़िएगा,
In order to determine whether any loss from theft, dacoity, embezzlement is deductible or not, what is material is to whether the loss incurred by theft, dacoity, etc. is incidental to carrying on business. It does not make much difference whether such act is committed by the employee or by a stranger. In this case, the loss due to the theft took place when cash was withdrawn from the bank. Hence, it is incidental to business and thus allowable as revenue expenditure. Since the same has already been charged as revenue expenditure, no further adjustment will be required. 5 lakh was spent during the year towards permitted CSR activity under the section 135 of the act. सेक्शन 37(1) की याद आएगी, 5 लाख रुपए पूरे एडबैक हो जाएंगे, अलाउड नहीं है. It has paid 2 lakh to share broker for transmitting share listed in the stock exchange and 1 lakh to commodity broker for commodity transaction at MCX. Both the amount are debited to profit and loss account and no tax was deducted at source on such payment. अच्छा जी सर, STT तो समझ में आता है, लेकिन जो आपने कमोडिटी को दिया है इसको नहीं मिलने वाला है आपको. 30,000 रुपीज, 1 लाख का 30%. ये आपने जो पे किया स्टॉक एक्सचेंज को, इसका आपको डिडक्शन मिल गया. और जो आपने कमोडिटी ब्रोकर को दिया है विदाउट कमीशन, इसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा. 1 लाख का 30% यहां पे आ गया. कौन सा सेक्शन अप्लाई हुआ? 40AIA इस केस में. The company during the year employed 115 new workmen. न्यू वर्कमैन मतलब 80 JJAA की बात कर रहे हैं वो लोग. यस और नो? राइट, चेक करो. ये जो न्यू एम्प्लॉयमेंट होता है इसका डिडक्शन मिलता है बेटा 80 JJAA के अंदर में 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू वर्कमैन का. ठीक है, एक और चीज, 2 मिनट के लिए इसको रोकिए. इट इज पेड 50,000 टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय कैश एंड 1 लाख बाय चेक टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. पूरा 1.5 लाख रुपए नॉट अलाउड एज डिडक्शन. 1.5 लाख रुपए एडबैक हो जाएगा. कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 37 2B की बात कर रहे हैं हम. पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई भी अमाउंट दिया, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. यस, चेक कर लो सारे एडिशन, एक बार वापस से चेक करो. यस अच्छा, 1 मिनट, एक छोटा सा करेक्शन मुझे यहां दिखाए. ये फिगर शायद वर्ड में उधर चली गई है. दिस शुड बी 2,50,000. दिस शुड बी 2,50,000. ये वर्ड में इधर उधर हो गई है, बस इसको देख लीजिए. फिगर बाकी करेक्ट है. इसमें से हमने ये माइनस किया. अब यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा डिडक्शंस का. एक, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर आप पेमेंट देते हैं तो 80 GGB के अंदर में आता है. अगर वो कंपनी ने दिया है तो एसएससी कंपनी है, कंपनी ने दिया है, लेकिन अमाउंट कैश में पे करा हुआ का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो सिर्फ जो आपने काय में पे किया है, चेक में पे किया है, सिर्फ उसका डिडक्शन मिलेगा. अमाउंट पेड इन कैश इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. नोट नंबर 7 पे लिखा है ये चीज. डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37 but it is allowed as deduction under 80 GGB from gross total income subject to condition that payment is made otherwise than by cash. Since the donation to electoral trust is made in cash, the same do not qualify for deduction under 80 GGB. 80 JJAA इसको नोट पढ़ना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा. The company during the year employed 115 worker, of which 20% existing workforce and 18 employee is 18 employee in the registered office, which is equal to the 10% of existing strength. अच्छा जी. It paid 12 lakh rupees and 8 lakh rupees respectively as additional wages and salary. ठीक है सर, क्या करेंगे हम लोग? बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है इसका. पहले इसको एक और बार पढ़ो, लिखा क्या है वो पढ़ो. तुम वर्ड में कंफ्यूज होगे, इसलिए पहले देखो लिखा क्या है.
अच्छा जी, 115 नए वर्कर रखे गए हैं और उसके बाजू के जो वर्ड लिखे हुए हैं ना आपको, ये टोटली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। 115 न्यू वर्कर इन द फैक्ट्री विच वॉज 20% ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के 20% है, एंड 18 एम्प्लॉय इज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। कुछ भी नहीं करना है इसका, आपने टोटल पेमेंट कितना किया है 12 लाख प्लस 8 लाख, इसका स्ट्रेट 30% 6 लाख का डिडक्शन मिलेगा, गेम ओवर। इतना दिमाग ही नहीं लगाना आपको, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बुलाने के लिए दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस मंत्र को याद रखने का। चुपचाप 30% का डिडक्शन मिलेगा। जब 80 JJAA पढ़ोगे फिर से, तब आपको पूरा का पूरा ये पॉइंट समझ में आएगा। 80 JJAA बात करता है न्यू डिडक्शन की, किसकी, एम्प्लॉय वेजेस को जो पेमेंट किया जा रहा है उसके डिडक्शन की यहां पे बात हो रही है। इज दैट डन? ये बन गया आपका टोटल इनकम, गेम ओवर। प्रॉब्लम नंबर 26 के ऊपर आते हैं हम लोग। काय से रिलेटेड है, 44ADA से रिलेटेड है। 44ADA से रिलेटेड क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगेन हमसे बात करेगा कि बॉस टोटल इनकम कंप्यूट करके दो। लेट्स चेक प्रॉब्लम कहता क्या है। Juhi reports to you that her gross income from the medical profession is 49,20,000। आपको तो पता होगा कि बॉस कोई भी एसएससी अगर वो प्रोफेशन के अंदर में है और 50 लाख से नीचे का ग्रॉस टर्नओवर है तो यस वो क्या कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम ले सकते हैं 50% का। हर नेट इनकम एज पर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 26,40,000 बिफोर एडजस्टिंग ऑफ डिप्रिसिएशन 2,10,000। ठीक है सर। शी डिड नॉट पे एनी अमाउंट बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स। She has 2 residential house property। एक मिनट, ये वर्ड क्या था, she has not paid any amount as advance tax। ये तो गलत किया है। क्यों गलत किया है, एडवांस टैक्स मैंडेटरी है 44ADA वालों के केस में। She has 2 residential property of which one is self occupied and another is let out at a monthly rent of 10,000। लो भाई, HP इनकम भी है। Advise Juhi with reference to 44ADA while filing the return with optimal tax liability besides the compliance cost, assuming that she approached you, गिव योर एडवाइस देन। अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है बेटा, इसकी अपने को HP इनकम निकालनी पड़ेगी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप एक ऑप्शन ये सिलेक्ट करो कि ये अपनी नॉर्मल इनकम दिखाने वाली है पीजीबीपी के अंदर, एक ऑप्शन ये सिलेक्ट करो कि ये प्रिजम्पटिव इनकम दिखाने वाली है। प्रॉब्लम ने ऐसा नहीं कहा कि भैया आप क्या सिलेक्ट करो, लेकिन आपके पास दिमाग है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है वो सिलेक्ट करोगे जिसमें आपकी ओवरऑल इनकम कम आ रही है। एक एक करके डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रिजम्पटिव इनकम में इसका क्या कैलकुलेशन होगा। पर्टिकुलर्स रुपीज का फॉर्मेट बनना चाहिए, राइट। सबसे पहले HP इनकम, एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका GAV से लेके सब कुछ नील आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 HP SOP नील। LOP लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर तुम देखोगे तो मंथली रेंट है बेटा 10,000 रुपीज का। सो 10,000 इंटू 12 आपका GAV आएगा 1,20,000 रुपीज। म्युनिसिपल टैक्स कुछ पे किया हुआ दिख नहीं रहा है, इसमें से 30% का डिडक्शन हटा दो। आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 84,000 रुपीज, दैट इज HP। चाहे आप ऑप्शन A सिलेक्ट कर रहे हो चाहे आप ऑप्शन B सिलेक्ट कर रहे हो। सो 1,20,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा करके 84,000 आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गया। अब आते हैं पीजीबीपी इनकम के ऊपर। तुरंत उसी के नीचे बनाना है पीजीबीपी। अब अगर हम प्रिजम्पटिव इनकम सिलेक्ट करते हैं तो वॉट एवर इज ग्रॉस रिसीट इसका 50% स्ट्रेट अवे लेना पड़ेगा। 49,20,000 इंटू 50% दैट इज 24,60,000 रुपीज आ जाएगा। 24,60,000 प्लस 84,000। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं प्रिजम्पटिव इनकम वाला, इसका टोटल इनकम आएगा 25,44,000 रुपीज। जस्ट चेक इफ वी ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस। यस चलो जी, स्टार्ट करते हैं।
अब हम अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एचपी इनकम, तो बिल्कुल 84,000 ही रहने वाला है। एचपी इनकम क्या रहेगा, 84,000 ही रहेगा आपका, राइट। और आपका अदर इनकम कितना हो जाएगा, जस्ट चेक, आपका अदर इनकम कितना हो जाएगा। अब अगर आप अदर इनकम सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो दिखाया है 26,40,000, इसमें से आप इस बार डेप्रीसिएशन भी माइनस करोगे 2,10,000, आंसर आएगा 24,30,000 और टोटल इनकम बन जाएगी आपकी 25,14,000। यस, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है। टैक्स लाइबिलिटी अगर निकालनी है, बड़ा सिंपल है साहब, आप 25,44,000 पे टैक्स निकालो पहले। दिस कम्स टू 5,75,700। कैसे निकाला, 25,44,000 में से 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500, बैलेंस के ऊपर 30% हम लोगों ने निकाल दिया। इसमें सीधे सीधे आप क्या ऐड करोगे, क्या कोई सेस ऐड होगा, यस। सरचार्ज ऐड होगा, नो। सो 575,700 इंटू 4%, सो 23,028, और यहां पे आ गया आपकी टैक्स लाइबिलिटी। यहां पे 234 बी और सी का इंटरेस्ट भी आया। अब ये क्यों आया, प्रॉब्लम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ पीजीबीपी, एचपी, एडवांस टैक्स। दो एडवांस टैक्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, बट एडवांस टैक्स में एक सेक्शन आता है बेटा 234 बी, 234 सी। क्या होता है ये सेक्शन, 234 बी कहता है आपने अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो जो भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी होगी उसका 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का आपको क्या लगता है बेटा, इंटरेस्ट लगता है। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ को आपको क्या लगता है बेटा, इंटरेस्ट लगता है। और ये जो इनकम है, फॉर द पर्पज ऑफ दैट कैलकुलेशन इज राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज। इसीलिए आप देखोगे 1% लगाया गया है 234 बी का, 598,700 का। 234 सी का के लिए लगता है, 234 सी आपको तो पता है, एसएससी अगर प्रोफेशन में है तो इनको 15 मार्च तक के क्या पे करना था, एडवांस टैक्स पे करना था। 15 मार्च तक के अगर एडवांस टैक्स हमने पे नहीं किया तो एक महीने का 234 सी लगना चाहिए 1% के हिसाब से। अगेन 1% के हिसाब से 234 सी भी लगाया गया एक महीने के लिए, यस और नो। तो ऐसे केस में आपकी टोटल लाइबिलिटी आती है 610,700। इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एक बेहतरीन प्रॉब्लम है किसका बेटा, पीजीबीपी का भी, एडवांस टैक्स का भी और इसका भी। अब सबसे बड़ा हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे 234 बी और सी, ये बेहतरीन प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे ठीक इसी तरीके से 234 बी एंड 234 सी को यहाँ पे कंप्यूट करते हुए, राइट। लेकिन एक बात का आपको फोकस करना पड़ेगा, यहां जो 234 सी है ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब आप प्रिजम्पटिव इनकम शो नहीं कर रहे हो तो आपको साल के अंदर 4 बार क्या पे करना चाहिए था, एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15%, 45%, 75% एंड 100%। 234 सी तब लगेगा जब पहले क्वार्टर में 12% से नीचे पे किया हो, दूसरे क्वार्टर में 36% से नीचे पे किया हो, तीसरे क्वार्टर में 75% से नीचे पे किया हो, चौथे क्वार्टर में 100% से नीचे पे किया हो। इसीलिए यहां पे 234 सी का इंटरेस्ट बदलेगा जिसका पूरा वर्किंग यहां पे दिया हुआ है। आप अगर पहली ड्यू डेट मिस करते हैं तो सीधा 3% का इंटरेस्ट लगता है, दूसरी ड्यू डेट मिस करते हैं तो सीधा 3% का इंटरेस्ट लगता है, तीसरी ड्यू डेट मिस करते हैं तो सीधा 3% का इंटरेस्ट लगता है, 1% फॉर 3 मंथ्स, चौथी ड्यू डेट मिस करते हो तो 1% लगता है, और इस तरह से आता है आपका 29,761, राइट। वो यहां पे ऐड होता है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। अगर दोनों की बात करें, यहां टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 610, वेराज यहां आ रही है 625। क्या बनेगी एडवाइस आप खुद भी जानते हैं, जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी लोअर हो। पढ़िए 234 बी एंड सी, यहां पे अगर नहीं भी समझ में आया छोड़ देना, और ये प्रॉब्लम को रिविजिट करना जब आपका एडवांस टैक्स हो जाए।
देन सर चलो, मार्क दिस प्रॉब्लम एज इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, दिखने में जितना छोटा है ये उतना ही बेहतरीन है। एक बात को आप अप्रिशिएट करोगे, मैंने क्वेश्चनर बुक के अंदर में सिर्फ क्वेश्चन रखे, बाकी की तो चीजें ही नहीं रखी पहले। उसमें भी जो क्वेश्चन रखे बहुत सिलेक्ट करके रखे जो आपके माइंड को सीधा सीधा चैलेंज पहुंचाए। यस और नो, जो आपके माइंड को सीधा सीधा चैलेंज पहुंचाए। बेटा कम करो बेहतर करो, ये कभी भी बेहतर है। और पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, ये मेरा मंत्र हमेशा याद रखना। तो जितना पढ़ रहे हो बहुत बेहतर पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्वांटिटी पढ़ो। आपको 50 छोटे छोटे प्रॉब्लम दूंगा सेंस नहीं पड़ेगा, एक प्रॉब्लम मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के साथ दूंगा पूरा दिमाग हिल जाएगा आपका, ये उनमें से एक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, 27वें क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ये बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं बनता है। वीजे लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द रेसिडेंट पेई। किसको दे रहे हैं हम लोग? रेसिडेंट पेई को। इन द मंथ ऑफ मार्च विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स on these amount assuming that the resident pay in all the cases mentioned below have not paid the tax if any। अच्छा जी सर, सैलरी का जो टीडीएस होता है ये 192 में जाता है और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो होता है ये 194 जे में जाता है। ये प्रॉब्लम आप आफ्टर टीडीएस फिर से रिविजिट कीजिएगा, ये प्रॉब्लम को आफ्टर टीडीएस फिर से रिविजिट कीजिएगा। हालांकि इसके पहले आपने कभी भी पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको याद होगा कि सैलरी के ऊपर का टीडीएस जो होता है वो 192 में होता है और प्रोफेशनल का जो होता है वो 194 जे के अंदर में होता है। एक और पॉइंट आपको याद दिला देता हूं, 40 AIA अगर आप लोगों ने कोई पेमेंट किया है जिसके ऊपर आप लोगों ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 30% ऑफ सच अमाउंट विल बी डिसअलाउड। अब अगर मैं दोनों का 30% निकालूं तो 12 लाख प्लस 28,000 इंटू 30%, 3,68,400 का डिसअलाउंस होना चाहिए, जो आ गया यहां पे। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखेंगे क्या? 40 AIA का प्रोविजन लिखना होगा, साथ साथ में 192 सैलरी के लिए, 194 जे प्रोफेशनल के लिए। ये तीन बातें अगर दिखा दोगे तो बिल्कुल आराम से आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स at source of any sum payable to resident on which tax deductible at source would attract disallowance under 40 AIA. Therefore, non-deduction of tax at source on any sum paid by way of salary on which tax is deductible under 192 or any sum credited by way of director's remuneration covered under 194J would attract disallowance of 30% under 40 AIA. Whereas in case of salary, tax has been deducted under 192 at the time of payment. In case of director's remuneration, tax has to be deducted at the time of credit on account of pay or at the time of payment, whichever is earlier. Therefore, in both the cases, salary and director's remuneration, tax is deductible in the previous year 2021. Since salary was paid in that year and director's remuneration was credited in that year, therefore, the amount is to be disallowed under 40 AIA while computing the business income as follows। भाई साहब 40B पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। 40B क्या कहता है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की बात करता है। क्या कहता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन? मालिक याद करो, मालिक याद करो। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्या कहता है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कहता है सर कि अगर आप लोगों ने बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख रुपीज होगा तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विचएवर इज हायर, बैलेंस के ऊपर 60%। फर्म ने 7,50,000 रेम्यूनरेशन दिया टू पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। बुक प्रॉफिट है 10 लाख। 10 लाख अगर बुक प्रॉफिट है तो पहले 3 लाख पे 90% दैट इज 2,70,000, बैलेंस 7 लाख पे 60% 420, टोटल मिलाया तो 690। आपने कितना दिया है? 750, अलाउ कितना है? 690, 60,000 एक्सेस डिसअलाउड, 60,000 excess disallowed।
यस, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 फॉर यू। एग्जामिन विद रीजन द अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर मानव, अ होलसेल डीलर ऑफ कमोडिटी। भाई साहब, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग in compliance with CSR activity, CSR allowed है या disallowed है? सर टोटली disallowed है, 37(1) का रेफरेंस देना पड़ेगा। CSR एक्सपेंडिचर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम इसका बिल्कुल डिडक्शन नहीं लेने वाले हैं। So construction of school building in compliance with CSR expenditure under 37(1) only expenditure not being in the nature of capital expenditure and not covered under 32 to 36 and incurred wholly and exclusively for business profession is allowed as deduction। याद आ रहा है तुम लोग को, हमने बहुत कूट कूट के ये वर्ड पढ़े हुए हैं। However, any expenditure incurred on the assessee on CSR activity shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business, hence shall not be allowed as deduction under section 37। Purchase of a building for the purpose of specified business, setting up and operating warehouse facility for storage of sugar of food grain, storage of food grain amounting to 450। एक मिनट, बात किसकी कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं बेटा 35 AD की। 35 AD में आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो इट विल बी 100% अलाउड एज डिडक्शन। यस, सो परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ food grain 100% allowed in respect of 450 invested in purchase of building। Therefore, deduction under 35 AD while computing the business income is 450 if Manav opt for 35 AD। If Manav opt for 35 AD, पता है इस तरह के क्वेश्चन ना आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सर कैसे डिफिकल्ट हो जाते हैं? कहीं ना कहीं आप वो एड लेस वाले पढ़ते हो ना, वो थोड़े से मैनेजेबल है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? थ्योरी लिखनी पड़ती है, और जहां पे आपको थ्योरी लिखने का मैटर है, आपको तो पता है अपनी इंग्लिश माशाअल्लाह, अपने वर्ड्स फ्रेमिंग सुभान अल्लाह, यस और नो, और वहां पे फिर अपनी तकलीफ शुरू हो जाती है। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अ रेसिडेंट 50,000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, सेल्स फॉर दैट ईयर इज 202 विच हैज नॉट paid the tax if any on such interest। बताओ जी क्या होगा? बताओ, आपको नहीं लगता 30% हम लोग क्या कर देंगे? डिसअलाउ। क्या करेंगे मालिक? 30% डिसअलाउ कर देंगे, बिल्कुल डिसअलाउ करेंगे। तो बस वही लिखना है यहाँ पे। $15,000 being 30% of 50,000 would be disallowed as per 40 AIA while computing the business income for non-deduction of tax at source under 194A on interest of 50,000 paid to Mr. X। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स याद होगा तो सेक्शन 36 हम लोगों ने पढ़ा था। सेक्शन 36 हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। तो ये अलाउ होने वाला है 36(1) के अंदर में। सो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटी एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस is allowed as deduction provided income from commodity is included and computed under the head PGBP। देख लो भाई साहब, देख लो। क्या हार्ड है आप मुझे बताओ? एज सच आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होने चाहिए, वर्ड फ्रेमिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी मेरे भाई। वर्ड फ्रेमिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। वर्ड फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये करनी ही पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम सेल्फ कर लीजिए, इजी है। प्रॉब्लम नंबर 30 सेल्फ करो, इजी है। कम टू प्रॉब्लम नंबर 31, एग्जामिन द रीजन अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्लीज लीव इट। एग्जामिन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे आंसर आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स से स्टार्ट होनी चाहिए। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर 25,000 थ्रू अ चेक ड्यूली क्रॉस्ड एंड कंपनी इज हिट बाय प्रोविजन ऑफ 40A3। एक क्रॉस चेक दिया है, क्या वो 40A3 से हिट होगा? यस, 40A3 से हिट होगा। 40A3 में क्लियर कट वर्ड लिखे हुए अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस और अदर मोड जो रूल 6A के अंदर में लिखे हुए। क्रॉस चेक उनमें से कहीं पे भी कवर नहीं होता है, क्रॉस चेक उनमें से कहीं पे भी कवर नहीं होता है। Hence, it is true that in order to disallowed 40A3 payment in respect of business expenditure ought to be through account pay check. Through account pay check, payment through a cross check and company will attract disallowance under 40A3. Point question number B. It is a condition precedent to write off in the books of accounts amount due from debtor to claim the bad debts. क्या bad debts claim करने के लिए अमाउंट राइट ऑफ करना जरूरी है? आंसर इज यस। सेक्शन 36 में हमने पढ़ा था कि अगर आपको bad debts क्लेम करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना जरूरी है। अगर आपने राइट ऑफ नहीं किया तब तक वो bad debts क्लेम नहीं हो सकता। Hence, answer is true. It is mandatory. It is mandatory to write off the amount due from the debtors not receivable in order to claim the same as bad debts under 36(1). However, where debt has been taken into account in computing the income on the basis of ICDS without recording the same in the account, then such debt shall be allowed in the previous year in which such debt became irrecoverable. हालांकि अगर आपने ICDS के थ्रू किया होगा तो वो जब इररिकवरेबल हो जाए आप तब भी करने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन आपको इंटर लेवल के ऊपर ICDS इतना वर्क नहीं करता। दैट्स अ मॉड्यूल पॉइंट, तो वो आपको रखा गया है। आप सिर्फ यहां तक के भी लिखोगे इस आंसर को तो भी चलेगा। Third, failure to deduct tax and source in accordance with the provision of chapter from account payable to a non-resident as rent or royalty will result in disallowance while computing the business income where the non-resident payee has not paid the tax on the same. Yes, again true. अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है और इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउंस तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। 40AI चेक करो बेटा। यस सर। बहुत शानदार। डन जी, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर 33 के ऊपर आते हैं भाई साहब। इस तरीके के प्रॉब्लम की बहुत देर से उम्मीद थी। डॉक्टर निरंजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल। एक मिनट, पहली बात तो वो रेसिडेंट कह रहे हैं, वो डॉक्टर हैं और उनकी एज 60 है। ये कई चीजें डिनोट करती है। क्लिनिक इन सूरत, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है भाई साहब। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं कर रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग अबाउट कंप्यूट द टोटल इनकम। आए हाय हाय हाय,
compute the total income under the regular provision assuming that she has not opted for 115 BAC. 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है. अब बताइए इनकी इनकम कितनी होगी. अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया होता है, उसमें नेट प्रॉफिट दिया होता है. अब यहाँ पे साले नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन क्या हमें नेट प्रॉफिट से ही सॉल्व करना होगा या किस तरह से सॉल्व करना होगा. ये बड़ा अजीब और अटपटा सा पॉइंट लगता है. सो डोंट वरी, आपको अटपटाने की कोई भी जरूरत नहीं है. हम बताते हैं इसको चालू कैसे करना है. जैसे नेट प्रॉफिट चालू करोगे बिल्कुल वैसे ही चालू करना. सबसे पहले पीजीबीपी की बात आती है, यहां 4,40,000 एड बैक कर देना. ठीक है. रेंट पेड, अब एक्सपेंसेस में जाके आपको टिक करना है. इधर रेंट पेड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत. रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत के लिए आपने रेंट पे किया है. क्या पे किया है? रेंट पे किया है. अब आपने ये खर्चा कायमे से दिया है, इस बारे में कोई मेंशनिंग है? ये खर्चा आपने किस में से दिया है, इस बारे में कोई मेंशनिंग है? आंसर इज नो. तो आपको इसके लिए थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और ये आइटम क्या होगा? एड बैक होगा. एड 30,000 for her residential accommodation included in income and expenditure account. Point 2, clinical equipments are, clinical equipments दिए हैं आपको, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि याद करना कि क्लिनिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है. यस, क्लिनिकल इक्विपमेंट आपको दिया है. क्या डेप्रिसिएशन आगे कहीं डेबिट किया है? आंसर इज नो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट ही नहीं किया, और आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की और एडिशंस के डिटेल्स दे दिया आपको. इस पे आपको फुल मिलने वाला है और इसके ऊपर आपको हाफ मिलने वाला है. एक वर्किंग नोट बनेगा डेप्रिसिएशन का, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस करोगे. डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट 5 लाख पे पूरा 15% क्या कर रहे हैं आप? लेस कर रहे हैं. और 2 लाख पे 7.5% बिकॉज यूज फॉर लेस देन 180 डेज दिसंबर में लिया है. जाकर के देखो, रेंट रिसीव हो रहा है भाई साहब, यानी एक और वर्किंग नोट बनेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की. रेंट रिसीव फ्रॉम रिलेट्स टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सूरत. GAV 27,000, municipal tax 2,000 paid in December 2020, which has been included in admin expenses. Admin expenses किधर है? इधर. सबसे पहले PGBP में 2,000 रुपीज एड बैक होंगे, बिकॉज यहाँ एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए हैं. तो ये 2,000 रुपीज म्युनिसिपल टैक्सेस के PGBP में क्या किया हमने? एड बैक किए. अब PGBP में जाएंगे, GAV लिखेंगे 27,000 रुपीज. इसमें से 2,000 रुपीज म्युनिसिपल टैक्स के माइनस करेंगे, 25,000 रुपीज आएगा. इसमें से 30% माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के, आपका आयो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. IOBC की जब तक कोई डिटेल नहीं दी तब तक के ये वर्किंग नोट क्लोज नहीं करना. शी रिसीव्ड सैलरी, खुद को सैलरी दी 7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल. दूसरे हॉस्पिटल से मिली है, खुद के हॉस्पिटल से नहीं. विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस. ना कंसल्टेशन और मेडिकल चार्जेस में वो इंक्लूडेड नहीं है. सैलरी मिली है 7,500 पर मंथ. सो 7,500 इंटू 12. एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरी, और उसके अंदर में आएगा सैलरी 90,000 रुपीज. करंटली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का. 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, सैलरी आ गया 40,000 रुपीज. अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे, ये आपके सामने क्लोज्ड है, इसके लिए मैं बता रहा हूं. आप जब इसे सॉल्व करोगे आप इसे क्लोज नहीं करोगे जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता. डॉक्टर निरंजन अवेल्ड लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर. हायर एजुकेशन के लिए एक डिडक्शन मिलता है बेटा 80E का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है. प्रिंसिपल 1 लाख रुपए पे किया और इंटरेस्ट 55,000 रुपीज पे किया. तो एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 4, डिडक्शन 80E, डॉटर्स एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 55,000. 80E के अंदर में डिडक्शन मिलेगा. यस, सो 80E 55,000 रुपीज डिडक्शन
प्रिंसिपल का नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है, इसीलिए सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा। She paid 1 lakh rupees as tuition fees to university for full time education। 80C कहता है बच्चों के ट्यूशन फीस जो आप पे कर रहे हैं फॉर फुल टाइम एजुकेशन, इट विल बी अलाउड एज रिडक्शन। यहां पे 80C में 1 लाख रुपीस का रिडक्शन मिलेगा। यस, अच्छा जी, यहां से हम एक चीज लेस कर देंगे, जो रेंट हमें रिसीव्ड हुआ था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहा होगा, यहां से लेस करेंगे हम उसको। एन अमाउंट ऑफ 28,000 हैज बीन पेड बाय चेक ऑन 27 मार्च फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80D कवर होता है और मैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा, पूरा 28,000। क्यों 25 का मिलता है सर? नहीं, एसएससी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को 30,000 रुपीज तक के अलाउड है। तो ये 3 भी कंप्लीट हुए। 3 डिडक्शन आपके डिडक्शन के वर्किंग नोट में शो होते रहेंगे अभी तक, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। अब इनकम, ये तो पीजीबीपी में जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। सो 450 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। हम यहां से 4,5,450 अमाउंट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बराबर है। एक और वर्किंग नोट बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वहां पे इंटरेस्ट इनकम बोल करके आएगा 450 रुपीज। प्रॉब्लम देख रहे हो कितना जबरदस्त है, प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सारे हेड कवर है कैपिटल गेन छोड़ के इसमें। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, डिविडेंड पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, पहले 10,500 पीजीबीपी में से लेस करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाओ, 10,500 ऐड कर दो, डिविडेंड अब कुछ भी हो टैक्सेबल हो गया है। फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट। विनिंग फ्रॉम गेम नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस है 15,000 रुपीज, यहां से पीजीबीपी में से 35 लेस करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा 50,000 डालो। नेट की जगह आपको क्या करना होगा, ग्रॉस। इनकम वाले सारे पॉइंट हो गए, रेंट भी कवर हो गया जो हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब आते हैं डेबिट साइड के ऊपर। मेडिसिन कंज्यूम इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, आपको अलाउ होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। स्टाफ सैलरी अलाउ, क्लिनिकल कंज्यूमेबल अलाउ, रेंट पेड अलाउ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउड। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 150 ही अलाउ होने वाला है, एक्चुअल आपने जितना पे किया। सो आई थिंक नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सब कुछ क्लोज करके सैलरी आएगा 40, एचपी आएगा 17,500, पीजीबीपी आपका आने वाला है 3,04,450, अदर सोर्सेज आएगा 60,950। आपका ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा 4,22,900। इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे 183 के 239,900। प्लीज रीड द नोट्स, सारे नोट्स रीड करना है। डन मैलिक। एज सच देखोगे तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। ध्यान से सुनना बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। और मैंने तो क्या किया है, मैंने तो जानबूझ के क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ पीजीबीपी कवर नहीं किया, डिडक्शन का पार्ट भी कवर किया। इवन दो अभी तक आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, पर हम लोगों ने इसको ऑलरेडी क्या किया है, उसको कंसिडर किया है, ताकि जब आप इसको पढ़ो तो आपको ध्यान आए कि हमने ऐसे कोई एक्सपेंसेस किए हैं, ऐसे कोई खर्चे किए। और मैं आपको बताता हूं, आपको टोटल इनकम के प्रॉब्लम आते हैं, मैंने पीजीबीपी भी कवर किया और उसके साथ साथ टोटल इनकम भी कवर किया, ताकि आपके बाकी के सारे हेड की भी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक धीरे 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 होती जाए, थोड़े बहुत प्रैक्टिस होती जाए। द लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीजीबीपी, मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है, देखो मैंने आपको तीनों तरह के क्वेश्चन दिखाए, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी था, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था, जिसमें थ्योरी भी थी, ट्रू फॉल्स भी था, अलाउेबल डिसअलाउेबल भी था, स्पेसिफिक हेडवाइज कैलकुलेशन भी थे, हर तरीके के प्रॉब्लम लिए। वैसे तो तुम 340 प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे पीजीबीपी के तो कम है, स्पेसिफिक 34 भी सॉल्व कर लो, सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं। पूर्वी एज 55 years, a chartered accountant in practice, maintain her account on income and expenditure basis। एक वर्किंग नोट स्ट्रेट अवे बना लो 928/244 पीजीबीपी का। $928/224। अलाउेबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द मोटर कार इज 15%। ठीक है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500। ठीक है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंस रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जाम एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। Repairs and maintenance of car include 2,000 paid from the period 1/10/2020 to 39/2021. Okay. Salary 30,000 to a computer specialist in cash for one professional assignment. Traveling expenses incurred foreign tour 32,000 which was within the RBI norms. ठीक है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑडिट फीस, टैक्सेशन सर्विस, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये सब कवर्ड है। डिविडेंड रिसीव्ड माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करो सबसे पहले। डिविडेंड रिसीव्ड 10,524, क्या करोगे, लेस करोगे। एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओगे, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डिविडेंड इनकम उसके अंदर में ऐड बैक करोगे 10,524। डिविडेंड इनकम उसके अंदर में ऐड बैक करोगे 10,524। जो इनकम यहां टैक्सेबल नहीं है पीजीबीपी में से हटा दो, जो इनकम यहां टैक्सेबल नहीं है पीजीबीपी में से हटा दो। आगे बढ़ते हैं। जो एडजस्टमेंट होगी वो एडजस्टमेंट तुरंत कर लेंगे। कहा गया इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये भी यहां से हटाना होगा और अदर सोर्सेज में डालना होगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई 7,600 यहां से हटाओ, 7,600 यहां पे लेकर के आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। जो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है उसे बाहर निकालो, एक और वर्किंग नोट बनाओ, उसके अंदर में डालो। इतना फायदा होगा ना साहब आपको, ये वीडियो जिसने भी देखा होगा या आपने जिसको भी ट्रांसफर किया होगा वो आपको जिंदगी भर दुआ देगा कि भाई तूने बहुत अच्छी चीज करी, एक सॉल्व करने का प्रैक्टिस मिल गया। ऑनरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर्स पेपर। ऑनरियम रिसीव्ड, ऑनरियम रिसीव्ड जो आपको हो रहा है, राइट, ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये आपका मेन बिजनेस नहीं है। यहां से हटाओ, अदर सोर्सेज में ऐड करो ऑनरियम। मान धन बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है बताओ जल्दी से, मान धन बोला जाता है इसे। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 85,600, यहां से पहले लेस करो पीजीबीपी में से क्योंकि ये इनकम यहां टैक्सेबल नहीं है। एक और वर्किंग नोट बनाओ, कौन सा, अदर सोर्सेस नहीं, एचपी 85,600 बनाओ, जीएवी 85,600 यहीं रोक देना। जितने डिटेल मिल गए उतने मिल गया। ठीक है सर, ये हो गया पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर साइड। अब रुको, कहीं म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ लिखा है क्या, देखो। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस 3,000, क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, नहीं। पीजीबीपी में ऐड करो, एचपी से लेस करो, पीजीबीपी में ऐड करो,
म्युनिसिपल टैक्सेस 3000, एचपी से लेस करो 3000, एचपी में एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहां तक का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, दनादन स्टैंडर्ड प्रोसेस करते जाने का, चेक करो। देन अच्छा जी, आओ वापस। यहां पे कुछ और चीजें भी है। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंस, और नीचे कहा है इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंस रिप्रेजेंट, जो आईपीसीसी पास होने पे आप लोगों ने उन्हें दिया है। बताओ, दिस विल बी अलाउड और दिस वोंट बी अलाउड एज डिडक्शन। अंडरस्टैंड दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट। आप जो ये अमाउंट दे रहे हैं आर्टिकल असिस्टेंस को, ये उनका रिटेनरशिप फीस माना जाता है, अलाउड एज डिडक्शन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो as far as this adjustment is concerned, nothing needs to be done, this done, this done। अब एक सैलरी से रिलेटेड पॉइंट था। सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू कंप्यूटर असिस्टेंट्स इन कैश, कैश में पे किया, टोटली डिसअलाउ, 30,000 एड बैक कर देंगे। परचेस ऑफ कार 80,000 रुपीज, कार परचेस कैपिटलाइज करना चाहिए था, ऑफिशियली उसके लिए था, कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने उसे एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया, 80,000 एड बैक कर देंगे। 80,000 क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अब आपने कार तो लिया, कैपिटलाइज किया उसको, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी मिलना चाहिए। यस, 80,000 का 50%, कार के ऊपर 15%, बिकॉज सो भाई साहब यहां पे एक तो प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, किधर क्या एडजस्टमेंट गया। अब भी तो लिखा रहे भाई, 80,000 इंटू 15%, 12,000 रुपीज लेस कर देंगे। इंसेंटिव टू आर्टिकल ओके, ऑफिस रेंट ओके, ऑफिस रेंट से रिलेटेड कुछ लिखा है, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी ओके, मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस ओके, बिजनेस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 4,000। The repairs and maintenance of car include 2,000 from a period 1/10/2020 to 39/2021। क्या करेंगे इसका? एज सच रिपेयर्स तो अलाउड है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिपेयर्स इज अलाउड एज डिडक्शन। ये अलाउड है क्योंकि हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बिलीव कर रहे हैं। डन, बढ़ते हैं आगे। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मोटर कार का डन हो गया। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द प्रोफेशन 10,500, ये आपको अमाउंट मिली है।
ये अमाउंट टैक्सेबल है पीजीबीपी के अंदर में, तो 10,500 रुपीज पीजीबीपी के अंदर में एड बैक करेंगे। repairs maintenance done. Traveling expenses include expenditure 32,000 on foreign tour which was approved by RBI. अगर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, हम लोग मना करने वाले कौन होते हैं भाई साहब? ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए है, अज्यूम करके हम इसको अलाउ कर देंगे। नोट पढ़ो, 32,000 being expenditure on foreign tour is allowed as deduction assuming that it is incurred in connection with her professional work. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट, अच्छा जी, 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, पेड इन कैश, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बात है 80D की, एक और वर्किंग नोट बनेगा डिडक्शंस का, लेकिन 80D उसके अंदर में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। शी इन्वेस्टेड इन NSC 80C, शी हैज पेड 70,000 टुवर्ड्स एडवांस टैक्स, इसे कंसिडर करेंगे। कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। वेट, सबसे पहले आपकी टोटल इनकम निकाल दी जाए। HP से आ रहा है 57,820, पीजीबीपी से आ रहा है 920,200, तो ये आया 57,820, 920,200। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 33,924, आपका टोटल इनकम आ गया 10,11,944। इसमें से डिडक्शन कितनी चीज का मिलेगा? 80D का नहीं मिलने वाला, सिर्फ 80C का मिलेगा। 10,000 आपकी टोटल इनकम आई 10,01,940 आफ्टर राउंड ऑफ। अब अगर नॉर्मल वे से टैक्स निकाला जाए, सो पहले 10 लाख तक का तो टैक्स मुझे पता ही है, 1,12,500, बचे हुए 1,940 पे 30%, 582 प्लस 1,12,500, 1,13,082, ये आपका टैक्स आया। सरचार्ज नहीं लगेगा, सीधा सेस लगाया आपने, टोटल टैक्स आ गया। इसमें से एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है वो माइनस करो, बराबर है। फिर डिविडेंड ऑन टीडीएस, टीडीएस पे डिविडेंड की बात कहीं कही है या ऑटोमेटिक आपने कंसिडर किया है? देखिए जरा, ये ग्रॉस वर्ड लिखा है, मतलब इनके ऊपर टीडीएस हुआ होगा। ग्रॉस वर्ड लिखा है, इनके ऊपर टीडीएस हुआ होगा। जबरदस्त प्रॉब्लम मालिक, देखो जबरदस्त प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम। ग्रॉस लिखा था वहां पे, मतलब ये टीडीएस हो क्या है, आपने ग्रॉस अकाउंटिंग करी है। क्या करोगे? डिविडेंड के ऊपर जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुई है, ये ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड हुई है। ये कितनी रिसीव्ड हुई है? ग्रॉस रिसीव्ड हुई है। टीडीएस कितना परसेंट आता है? 10% आता है, 1052। यहां पे डिविडेंड के ऊपर टीडीएस का रेट है 10%, इसीलिए 1052। यहां पे ये भी ग्रॉस है, यूटीआई 7,600, इसका भी 10% आता है, 760, इसका भी और इसका भी। ये भी टीडीएस माइनस कर देंगे। क्या सीखने को मिला प्रॉब्लम में? एडवांस टैक्स और टीडीएस जो आप पे करते हो, ये आपके लिए क्रेडिट होता है फाइनल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन एक मिनट, यहां प्रॉब्लम ने आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने बोला था, ये नहीं बताया एसएससी ने 115 बीएसी ऑप्ट किया या नहीं किया। तो दूसरा ऑप्शन आपका बनेगा 115 बीएसी के हिसाब से निकाल के दिखाओ। हिडन एडजस्टमेंट, जब सिर्फ टैक्स पेबल करने बोल दे इस अटेम्प्ट के लिए, तो आपको एज पर नॉर्मल प्रोविजन भी निकालना पड़ेगा, एज पर 115 बीएसी भी निकालना पड़ेगा। कुछ चेंजेस यहां पे हो सकते हैं। क्या चेंजेस होंगे? क्या चेंजेस होंगे सर? इनकम फ्रॉम एचपी एंड पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज वुड रिमेन सेम इफ Purvi opt for special provision of 115 BAC, since deduction claimed by her under these head is allowable under 115 BAC. 115 BAC में से डिडक्शन अलाउड है। किस चीज का डिडक्शन अलाउड है? पहली बात एचपी में का डिडक्शन अलाउड है, आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है तो वो अलाउड हो जाएगा। पीजीबीपी में जो डिडक्शन अलाउड है वो आपने लिए हैं, कोई अदर स्पेसिफिक नहीं लिए, ना अदर सोर्सेज में लिए हैं, तो आपकी इनकम विल रिमेन सेम। यहां पे टैक्स कैसे निकलेगा? आप सीनियर सिटीजन हो नहीं हो डजंट मैटर,
पहले 2,50,000 रुपीज तक के नील, 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज तक के 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख तक के 10%, 7.5 टू 10 15%, 10 टू 12.5 तक का जो रेट होता है वो होता है 20%। यहां पे अपना 10,11,940 उस पर 20% प्लस 4% का सेस, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 80,484। इसमें से एज यूजुअल एडवांस टैक्स माइनस करेंगे और जो टीडीएस कटा होगा वो भी आपके क्रेडिट में आएगा, वो भी माइनस करेंगे, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपके सामने हो जाएगी। और ये सजेशन आप उनको दोगे। पढ़ो क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा था बेटा, क्वेश्चन है जबरदस्त अमेंडमेंट है। डन सर। चलो जी, एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंसिडर किए, करीब 34 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंसिडर किया है और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोगों ने इसके अंदर में डाले हुए हैं। वैसे तो आप जितना भी सॉल्व करोगे सब कम ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो जितने चाहो उतने प्रॉब्लम सॉल्व करो। टाइम है तो मैं कहता हूं और भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन मैंने इसके खुद होके जानबूझ के, मैं चाहता तो इसके अंदर में और 20 एक प्रॉब्लम रख लेता पीजीबीपी के, बट बिलीव मी आपको टैक्स में सिर्फ डीटी नहीं पढ़ना है, आपको जीएसटी भी पढ़ना है और टैक्स के अंदर ही आपको बहुत सारा कवर करना है, सिर्फ पीजीबीपी कवर नहीं करना है। सो डोंट जस्ट लुक फॉर कि भैया पीजीबीपी के अंदर ही मैं 100-150 सॉल्व कर देता हूं। इट इज नॉट जस्ट पीजीबीपी विच यू नीड टू सॉल्व, इट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स विच यू नीड टू सॉल्व। तो प्लीज सभी के ऊपर एक एप्रोप्रिएट बैलेंस बना करके चले। यहां हमारा पीजीबीपी का क्वेश्चन है डिस्कशन भी खत्म होता है। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।